नमस्कार दोस्तों, बात 2004 की है। सोनिया गांधी ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी और प्रधानमंत्री पद का त्याग कर दिया था। और अब 9 साल बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि कांग्रेस की प्रधानमंत्री पद पाने की कोई इच्छा नहीं है। कांग्रेस खुद को हमेशा सत्ता का स्वाभाविक उत्तराधिकारी समझती रही है। ऐसे में यह बड़ा सवाल हो जाता है कि कांग्रेस किस रणनीति के तहत इस त्याग को दिखा रही है और प्रधानमंत्री पद के दावे को छोड़ रही है। क्या वो ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल को लेकर कोई योजनाबद्ध रणनीति पर काम कर रही है, या फिर इससे भी बड़ा सवाल है कोई? और इससे भी बड़ा सवाल यह हो सकता है कि वो प्रधानमंत्री पद की त्याग की इच्छा उस वक्त कर रही है जब 26 दल मिलकर इंडिया गठबंधन की नींव रख रहे हैं। आप समझिए, यह कांग्रेस की कोई बहुत बड़ी रणनीति नहीं है। यह कांग्रेस की देश की मौजूदा राजनीति को देखते हुए जरूरत है। आप इसको मजबूरी का नाम भी दे सकते हैं। आप आगे बढ़कर बात को अगर गंभीरता से, गहराई से देखें तो पहली बात, कांग्रेस नहीं चाहती कि चुनाव नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो, क्योंकि इसमें वो हमेशा पिछड़ जाती है। राहुल गांधी के नाम पर कांग्रेस को वोट नहीं मिलता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाजी मार जाते हैं। इसके बहुत से उदाहरण पिछले 9 साल में बहुत से चुनाव को याद कर देखे और समझे जा सकते हैं। यानी कांग्रेस खुद ही ये मानकर बैठी हुई है, अभी तक राहुल गांधी के नाम पर चुनाव में वोट नहीं मिलता है, राहुल गांधी के नाम पर चुनाव लड़ा नहीं जा सकता है। जबकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद तमाम आए सर्वे बताते हैं कि राहुल गांधी की छवि में सुधार हुआ है, लोग उनको गंभीरता से ले रहे। इसके बाद भी कांग्रेस में आत्मविश्वास क्यों नहीं आया है, साहस क्यों नहीं जुटा पा रही है? और दूसरी बात, कांग्रेस ने पिछले चुनाव यानी 2019 में 50 सीटें हासिल की थी। यह बहुत ही साफ सी बात है कि कांग्रेस जब तक लोकसभा की 100 से 150 सीटें हासिल करने में सफलता नहीं लेती है, वो खुद को प्रधानमंत्री पद के दावे के तौर पर कैसे पेश कर सकती है? राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर कैसे पेश कर सकती है? और सवाल तो यह भी है कि क्या कांग्रेस 100 सीटें 2024 के चुनाव में हासिल कर सकती है? 100 से 150 सीटें। आप कुछ सिचुएशन पर गौर कर लीजिए। कांग्रेस का सबसे बड़ा प्लान क्या है? सबसे बड़ा प्लान यह है कि बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इन जैसे राज्यों में विपक्षी एकता को इकट्ठा किया जाए और बीजेपी की सीटें कम की जाए। इन प्रदेशों में खुद कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है, वोट बैंक नहीं है। वो क्षेत्रीय दलों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रही है। और क्षेत्रीय दल अपने कंधे पर बंदूक इसलिए रखवा रहे हैं क्योंकि ज्यादातर परिवार की पार्टियां हैं और भ्रष्टाचार में डूबे हैं दल और नेता है। उनको किसी भी सूरत में बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। अगर बेदखल नहीं किया जाता है, 24 में बीजेपी की सरकार आ जाती है, तो कई सारे नेता और दल तो ऐसे होंगे जो 29 की सूरत नहीं देख पाएंगे। 2029 की इन राज्यों की, जिन राज्यों की मैं बात कर रहा हूं, इन राज्यों की कुल 231 सीटों में 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 142 सीटें जीती थी। इन राज्यों में कांग्रेस का अपना कोई बहुत बड़ा आधार वोट बैंक बचा नहीं है। उसको केवल कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से कुछ उम्मीद दिख रही है। बाकी सभी राज्यों में वो दूसरे दलों के भरोसे है। बाकी जिन राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस में सीधी लड़ाई है, उन राज्यों में अधिकतर सीटें बीजेपी जीतती है। इसीलिए कांग्रेस की सीटें 50 से 150 कैसे होगी, यह एक बड़ा सवाल है। हो सकता है कि बीजेपी की सीटें कुछ कम हो जाए इस चुनाव में, जैसा कई सारे प्रदेशों में चिंता बन रही है। लेकिन अभी चुनाव बहुत दूर है, हो सकता है समीकरण पता नहीं क्या बने। लेकिन मौजूदा दौर को ही अगर मान लिया जाए कि चुनाव का ही दौर है, तो हो सकता है बीजेपी की सीटें कुछ कम हो जाए। लेकिन कांग्रेस की सीटें कैसे बढ़ेगी? क्षेत्रीय दलों की सीटें बढ़ सकती है। वैसे तो मैं कहता हूं कि हो सकता है बीजेपी की सीटें कम होने के बजाय बढ़ ही जाए। आप खुद ही देख लीजिए, केरल में कांग्रेस और वाम मोर्चा आमने सामने की लड़ाई में है। बड़े नेता आपस में लड़ाई झगड़े के बाद मान लीजिए सीटें बांट भी लेंगे, तो इन दलों के वोट, कार्यकर्ता कैसे एक दूसरे के यहां ट्रांसफर होंगे, कैसे वोट एक दूसरे के यहां ट्रांसफर होंगे? क्योंकि कार्यकर्ता और वोटर जमीन पर एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन जैसे माहौल में है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कांग्रेस और वाम मोर्चे में बड़ा झगड़ा है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच राजनीतिक विरोध दुश्मनी के लेवल तक पहुंच चुका है।
लड़ाई झगड़े के बाद अगर सीटें बट भी जाएंगी तो फिर बड़ा सवाल ये है कि वोट ट्रांसफर कैसे होगा। इसी तरह दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस नेताओं के बीच में जो झगड़ा है, कार्यकर्ताओं में जो झगड़ा है, वोटर में जो झगड़ा है, वह चूहे बिल्ली जैसा बैर है। बड़े नेता लड़ाई झगड़े के बाद सीटें बांट भी लेंगे तो सवाल यह उठता है कि वोट कैसे ट्रांसफर होगा। उत्तर प्रदेश में सपा कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को किस हद तक स्वीकार करेगी और क्या इनके बीच में आसानी से सीटों का बंटवारा हो पाएगा। बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, महाराष्ट्र में कांग्रेस और सहयोगी दलों का गठबंधन है, यह ठीक है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव और शरद पवार के बीच सीटें कुछ झगड़े के बाद बट सकती है, लेकिन फिर वही सवाल आता है कि वोट ट्रांसफर कैसे होगा। कुछ ऐसे ही हालात बिहार में है। क्या राजद और आरजेडी का वोट एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर हो सकता है? दोनों वोटर के बीच तो बरसों पुरानी गहरी खाई है। मैं यह बात कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूं, यह प्रयोग हो चुके हैं। वोट ट्रांसफर होते नहीं है। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 चुनावों में तमाम तरह के गठबंधन हो चुके हैं, जोर आजमाइश हो चुके हैं, हम देख चुके हैं। नेता गठबंधन तो कर लेते हैं लेकिन कार्यकर्ता और वोटर एक साथ नहीं आते। इसीलिए कांग्रेस का प्रधानमंत्री का पद छोड़ने का त्याग भी क्या कोई त्याग है, जब उस लेवल तक सीटें पहुंचने के अनुमान ही नहीं दिख रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बीजेपी को रोकने के लिए ये सारे के सारे योजनाबद्ध तरीके से अपनाई जा रही, प्लानिंग कर अपनाई जा रही बातें हैं, कोई कमाल की बात नहीं है। मैं ये मानकर चलता हूं कि ये 26 दल एक साथ बैठ तो सकते हैं, इनके बड़े नेता फोटो तो खिंचा सकते हैं, बहुत मशक्कत के बाद सीटें भी बांट ही सकते हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या इनका वोट एक दूसरे के यहाँ ट्रांसफर होगा, क्योंकि इनके वोटर्स के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच, नेताओं के बीच सालों पुरानी गहरी खाई है। हर किसी के यहाँ दावेदार है, अपने लोगों को नज़रअंदाज कर दूसरे लोगों को सीट देनी पड़ेगी। यह झगड़ा कोई छोटा नहीं है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे आप देखते रहिए झगड़ा बड़ा बनेगा और यही वजह बनेगी विपक्षी दलों के सामने चिंता की। नमस्कार, मैं योगेश राणा।